तो सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोडक्शन करना है बच्चे, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में। ठीक है, दिस इज पेज नंबर, क्या है मूवी? 3.20। ठीक है। राइट। So production function, first of all, production function is a functional relationship between input and output. ठीक है। इनपुट्स क्या है हमारे पास? वेरियस फैक्टर्स, फैक्टर इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट लाइक रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी। Yes, and what is your output? It is your production only. So it is a functional relationship between inputs and outputs. ठीक है जी। So it can be written as SA Q, that is production. F, that means it is a function of various inputs A, B, C, D till N. Okay. So what are the different assumptions? सबसे पहले कि ये जो हम इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप है ये चेक कर रहे हैं एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है तो ऑब्वियसली फ्लो कंसेप्ट है, बट स्पेसिफाइड है 1 साल, 2 साल, 5 महीने, 6 महीने। ठीक है। एंड इट इज assumed दैट द स्टेट ऑफ आर्ट डज नॉट चेंज, दैट मीन्स द टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट और द सेम, टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। ओके। एंड ऑब्वियसली एनी इनोवेशन जो है इट विल कॉज अ difference between the inputs and output ratio. That means the input is obviously going to either reduce, but output is definitely going to maximize. ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पशन भी है कि इनपुट आउटपुट रेशियो जो मर्जी हो, जिस मर्जी कॉम्बिनेशन में हो, हमारा मेन जो रिलेशन है, जो मेन मोटिव है कि हमें अपने लेवल को मैक्सिमाइज करना है, आउटपुट के लेवल को मैक्सिमाइज करना है। ओके। फिर देन प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, वही मैंने आपको बता दिया, इट इज अ फंक्शनल, इट इज अ रिलेशनशिप, फंक्शनली होता है, बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द इनपुट्स। ठीक है ना। जो भी हमने इनपुट डाले हैं उससे हम अपना आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज कर सके, इट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चे इट इज डिफाइंड फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ आर्ट और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ही बात है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, ना ही वो एडवांस होगी ना ही ऑब्सोलीट होगी, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। देन द मैक्सिमम आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड गिवन द quantities of input. Okay. Okay, technical know-how means knowledge of the expertise. Clear? Then it can also be defined as the minimum quantities of various inputs that are required to yield given quantity of output. तो ये कह रहे हैं कि मिनिमम इनपुट यूज करके मैं अपने आउटपुट को कैसे बना सकती हूँ। तो सिंपल बात हो ये ना कि आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली आपको क्या डिफाइन करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, वेयर बाय यू कैन ईदर रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ इनपुट और मैक्सिमाइज, या मैक्सिमम लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो अपने आउटपुट को। ठीक है। सो यहां पे आएंगे, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ के एंड एल। के मीन्स योर लेबर एंड सॉरी, एल मीन्स योर लेबर एंड के मीन्स योर कैपिटल। ठीक है। सो हम क्या कहते हैं, देखो जी, लैंड कह रहे हैं हमारे पास वही है, क्वांटिटी ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, इट्स परमानेंट, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। सेकेंड, एंटरप्रेन्योर, वो तो आप खुद दियो, एक ही बंदा, उसको भी एक बारी के लिए छोड़ दो। कह रहे मेजरली जो हमारी प्रोडक्शन है वो इन दो इनपुट्स की वजह से चेंज होती है, या तो क्या, लेबर, कितना आप लेबर बढ़ा घटा रहे हो, या फिर कैपिटल मीन्स आप मशीनरी, जो आप अपना पैसा, सॉरी मशीनरी तो हमने क्या ही दिया ना, इट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, स्टेट ऑफ आर्ट और टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। तो आप दूसरी चीज क्या चेंज कर सकते हो, कैपिटल, पैसा ज्यादा या कम। ठीक है। सो बच्चे शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो बच्चे प्रोडक्शन फंक्शन जो है या तो शॉर्ट रन होगा या लॉन्ग रन। शॉर्ट रन कब होता है, जब हम सारे फैक्टर इनपुट्स, यहाँ पे सारे कौन है जरा, दो, लेबर एंड कैपिटल, दोनों को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। वो वाला टाइम पीरियड वेयर आउटपुट और प्रोडक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, बट बोथ द इनपुट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ओनली व्हाट कैन बी चेंज्ड, लेबर। कैपिटल हम इंक्रीज नहीं कर पाते क्योंकि खड़े पैर में पैसे जो है नहीं एक्स्ट्रा लगा सकती बिजनेस में।
ठीक है। और लॉन्ग रन क्या होता है? इट इज अ टाइम पीरियड इन विच प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड, changing all the factors. So that means there is no distinction between variable and fixed. Everything is variable in longer. Important. जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब हम हमारे पेपर में आते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? शॉर्ट रन में फिक्स्ड एंड वेरिएबल का डिफरेंस होता है, लॉन्ग रन में फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में कोई डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। एवरीथिंग इज वेरिएबल। अभी रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। फिर बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एवरी लाइन ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हर बारी कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको स्कैनर में, एमटीपीज, ये पीवाईक्यूज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। नाम क्या है? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चे ये जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये किन्होंने दिया है? इन दो लोगों ने दिया है, पॉल एच डगलस एंड सी डब्ल्यू कॉब। ठीक है जी। और ये कहाँ के लोग थे? ये यूएसए से पढ़े लिखे थे, तो मतलब अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है बच्चे। और दूसरी बात क्या है? ये लॉन्ग रन में ऑपरेट करता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है ये, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है ये। ठीक है। और इसने कहा कि ये जो है ना, यूनानिमसली सारी की सारी कौन सी कंपनियों को लगता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लगता है। कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको ये अप्लाई नहीं करता। हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ये जो है प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाई करेगा इन द लॉन्ग रन। ठीक है। देन अब ये कह रहे हैं, यही बने आपको बता दी कि सिर्फ एक को नहीं, बाकी सबको। ठीक है। इन दिस केस आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट यूज्ड अगेन आर लेबर एंड कैपिटल। ठीक है। तो आउटपुट क्या? प्रोडक्शन है, और इनपुट्स क्या? लेबर एंड कैपिटल है। ठीक है। सो इसका फंक्शन जो है इस तरीके से लिखा जाता है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, ये आउटपुट इज इक्वल टू के इज योर कैपिटल, एल इज योर लेबर। ठीक है। सॉरी, के इज नॉट योर आर कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है जैसे, जिसको हम ए बोलते हैं, सॉरी। ठीक है। एल की एक पावर, दैट मीन्स हम कहते हैं कि इफ वी हैव 4 यूनिट्स, 4 में से 3/4, आगे पढ़ेंगे हम, लर्न करना पड़ेगा, 3/4 जो आपको लेबर लगाना पड़ेगा, एंड कैपिटल सी जो है वो आपकी कितनी रहेगी? 1/4। तो उसको मैं क्या 1 - L कह सकती हूँ ना? हाँ या नहीं? यस। सो इन्होंने एल की पावर अगर ए ले ली है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - A। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ इट इज रिटन। तो एक तो क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ, आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस वाला। सो इट इज योर क्यू, दैट इज प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, कुछ भी ले लो, 12 है, 50 है, कुछ भी गिवन है। के, एल इज योर लेबर की पावर, इनटू आपके सी, दैट इज कैपिटल, इनटू सॉरी की पावर 1 - A। क्लियर? देन हाँ, अब ये क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पे जो लेबर है, अब आपने अगर 100 यूनिट्स लगानी है, 100 में से लेबर कितना होगा बेटा? 3/4 जो है लेबर होगा, दैट मीन 75 जो यूनिट्स होंगी वो लेबर की होंगी, एंड 1/4 आपका कैपिटल हो। ठीक है। दैट मीन्स 25 यूनिट्स ऑफ कैपिटल विल बी यूज्ड। ओके गाइस, एक बार रीड करो। हाँ जी, तुम ले आओ यहाँ पे क्वेश्चन अब।
हो गया बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बच्चे दिस लॉ ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, दिस लॉ ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। बच्चे यहाँ पे क्या होता है, एक इनपुट हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और दूसरा क्या है, फिक्स्ड है। दैट मीन्स ऑल द फैक्टर्स आर नीदर वेरिएबल नॉर फिक्स्ड। ठीक है, सो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर का इनपुट, other factors remaining constant. This is what it says. Okay, so it states that our production, the total product, firstly increases at increasing rate, that increases at a diminishing rate, becomes a maximum and constant, then falls. Okay, as we increase the level of variable factors with fixed factors, ऐसे लिखते हैं प्लस वन में, the total product firstly increases at increasing rate, increases at diminishing rate, becomes maximum and constant, and then falls. So what happens to MP? MP firstly rises, then falls positively, and then becomes zeros and then negative. So यही रिलेशनशिप है, यही काम खत्म है हमारा. So देखो, सो जब तक मेरा टीपी इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. ठीक है, जब मेरा टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट, उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है, वहीं पे मैक्सिमम कांस्टेंट होता है. एंड जब फॉल करता है तो हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स या फिर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. क्लियर? ठीक है जी. सो टीपी क्या है? इट इज अ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ ऑल द यूनिट्स जो हमारे पास हुई है. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्ट. सो इट इज अ टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर एट एनी टाइम. द इनपुट ऑफ ऑल बट वन फैक्टर इज हेल्ड कांस्टेंट. मतलब वही बात है, एक फैक्टर क्या है, फिक्स्ड है. ठीक है, यही तो होगा तभी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होगा. द टोटल प्रोडक्ट विल वेरी with the quantity used with the variable factor. That means production can only be changed by changing the variable factor. यही बात करी थी हमने. सो यहीं पे ये बताया हुआ कि कैसे कैसे होगा. क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये टेबल का कॉलम है 1 2 3 4. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 टोटल प्रोडक्ट. जब आप 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज कर रहे हो 100 टीपीए. जब आप 2 यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो 210, 3 कर रहे हैं तो 330, 4 कर रहे हैं 440, 5 कर रहे हैं तो 520. So what is AP? AP is your average of total. That means TP divided by quantity. यहाँ पे quantity क्या होगा, L, क्योंकि प्रोडक्शन इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर. ठीक है, सो देखो 100 डिवाइडेड बाय 1 इज 100, 210 डिवाइडेड बाय 2 इज 105, 330 डिवाइडेड बाय 3 इज 110, फिर 110 अगेन एंड देन 104. एमपी क्या हो जाता है बच्चे, वही टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1. पास लगेगा तो रोक के बता देंगे बच्चे कहीं पे भी. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी 210 माइनस, पहला तो 100 ही आ जाएगा ना क्योंकि जीरो था. ठीक है, और यू कैन इवन लीव इट ब्लैंक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर पेपर में आया कि हाँ इसकी भी वैलिड होनी 1 2 3 4, देन यू ऑब्वियसली यू विल राइट 100. ठीक है, देन 210 माइनस 100 इज 110, 330 माइनस 210 एंड सो ऑन. देख रहे हैं एमपी. सो अगेन दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, यू फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, ओके बच्चे, ये सारा वही आगे कंटिन्यूड है. सो व्हाट कैन वी सी, लेट्स सी समथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल माय टीपी वाज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. वो कब तक हुआ, टिल अप टिल दिस पॉइंट. देख रहे हैं, अप टिल दिस पॉइंट, इधर तक. सो टीपी वाज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी वाज इंक्रीजिंग. ठीक है, as soon as MP starts falling but positively, TP जो है उसका रेट क्या हो गया, फॉल, क्योंकि मैंने बताया था MP is the rate at which TP changes. ठीक है ना. सो देखो ये फॉल 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 पॉजिटिवली, फॉल 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 पॉजिटिवली, देन MP is 0. at that time TP is maximum and constant. ठीक है,
यस और नो? दिस मार्क्स द एंड ऑफ स्टेज 2। यहां तक जो प्रोड्यूसर है प्रोड्यूस करेगा, इसके बियॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एमपी क्या हो रहा है? नेगेटिव। एंड टीपी क्या हो रहा है? फॉल। तो दिस इज समथिंग ही विल ऑलवेज अवॉइड बिकॉज दिस इज नेगेटिव रिटर्न थ्रू अ फैक्टर। ठीक है जी। सो एपी मैंने बता दिया इज टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स दैट इज एल, and MP is equal to TPn minus CPn minus 1. So it is the change in the total unit because of addition of one extra factor of production. तो additional भी बोल देते हैं इसको। ठीक है। Then what is the relationship between AP and MP? Again very important। ठीक है। TP MP समझ आया ना? If you want to write down कहीं पे भी लिख लो फटाफट से 2 लाइन में। TP MP का रिलेशनशिप लिख लो। फर्स्ट में लिखो पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, increasing returns to factor, MP rises, TP increases at increasing rate. Okay, guys. Second will be your diminishing returns to a factor. MP falls positively and becomes zero also here. Okay. And what happens to TP? TP increases but at a diminishing rate. Okay, guys. And is maximum and constant. Last, negative returns to a factor. Negative returns to a factor. यहाँ पे MP becomes negative या falls negatively, कुछ भी कह सकते हो। TP starts falling। ठीक है जी। ठीक है, चलो आगे। Now what is the relationship between AP and MP? दे दो पेपर तुझे। AP and MP एक सेकंड। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। बच्चे पहले सबसे पहली बात क्या है कि जब एज लॉन्ग एज या जब तक एपी कब तक राइज करता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं व्हेन एज लॉन्ग एज योर एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ठीक है। व्हेन योर एमपी इज ऐसे लिखेंगे एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी एपी राइजेस। ठीक है। अभी मैं दिखा भी दूंगी टेबल में। सेकंड में लिखेंगे when MP is equal to AP. AP is maximum. AP is maximum. Number 3, ये constant नहीं होना चाहिए, maximum ही होगा सिर्फ। Number 3, when MP becomes less than AP, ठीक है, then AP falls. AP falls. But MP will be zero or negative. AP can never be zero or negative. Why? Because TP can never be zero. ठीक है जी। सो लेट्स इसको वो कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। सो देखेंगे। तो देखो जी आओ, एपी हमारा कितना है? 100। ठीक है। एमपी क्या है? 100 है। पहले स्टार्ट दोनों इकट्ठे एक ही पॉइंट से होते हैं, याद करेंगे डायग्राम +1 का। ठीक है, मैं बना के भी दिखा दूंगी, आगे होगा भी। देखो फिर एपी 105 है और एमपी क्या है? ग्रेटर है 110। यहाँ पे भी ग्रेटर है बेटा। तो हम क्या देख रहे हैं?
वी कैन सी कि हमारा एमपी जो है जब तक इज ग्रेटर देन एपी, एपी क्या हो रहा है, राइज ही हो रहा है। ठीक है, दोनों जब इक्वल है, दोनों जब इक्वल है, एपी इज मैक्सिमम। एट टाइम्स इट मे नॉट बी इवन कांस्टेंट, कहीं जगहों पे इट्स ओके, बट अदरवाइज हम लिख देते हैं एपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट ऑल्सो। ठीक है, जैसे ही एपी ग्रेटर होने लग जाता है ना एमपी से, देखो देख रहे हैं 104 एंड 80, 180 एंड सो ऑन, तो एपी क्या हो रहा है देख रहे हैं, फॉल होने लग गया। एमपी जीरो भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, बट एपी ना जीरो हुआ ना ही नेगेटिव हुआ। वाई? बिकॉज टीपी कैन नेवर नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, फेवरेट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि अगर एमपी ग्रेटर देन एपी है तो कौन सा क्या हो रहा है एपी के साथ, यह लिखा है अगर एपी फॉल कर रहा है तो एमपी और एपी किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो एमपी इज स्मॉलर देन एपी। ओके गाइस, सो आ जाओ। अब वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ assumptions है। सबसे पहले तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कोई खराब नहीं हो रहा, ऑब्सोलीट नहीं हो रही। इनपुट आउटपुट रेशियो भी जो है वो फिक्स्ड है हमारे पास। इनपुट सोर्स क्वांटिटीज फिक्स, सॉरी यहाँ पे फिक्स एंड वेरिएबल है। जो फिक्स्ड है वो चेंज नहीं होगा। फैक्टर प्रोडक्शन कैन ओनली बी चेंज्ड बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, then law does not apply to the cases where factor must be used in fixed proportion to yield output when the, देखो अब ये क्या है, इसका नाम क्या है, वेरिएबल, है ना, नाम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब ये जो भाषा है ना, ये पॉइंट नंबर 3, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि चलो पढ़ोगे तो डाउट हो, उससे बेटर मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अब एक फैक्टर है कैपिटल और एक है लेबर। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे क्या रहेगी, बोले, क्या रहेगी यहाँ पे कैपिटल, फिक्स्ड, कांस्टेंट, यस। सो 1 1 1 1, ये 2 2 जो भी ली होगी, मैं एक बारी अपने एग्जाम्पल में 1 1 1 ले रही हूँ। लेबर क्या होगा, इंक्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो अब इसका रेशियो अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा, 1:2, 1:2, सॉरी 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 एंड सो ऑन। तो ये प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, वेरिएबल। प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, वेरिएबल। रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, वेरिएबल है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन देखें, लॉन्ग रन में बोथ आर गोइंग टू चेंज, यस और नो। तो वहां पे हम देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल, जब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे लॉन्ग रन में, क्या होगा बच्चे, अगर ये रेशियो है 1:4, दैट मीन्स एक कैपिटल के अगेंस्ट मैं 4 लेबर लगाती हूँ। तो अगर मैं कैपिटल इंक्रीज कर रही हूँ ना, तो लेबर भी सेम प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज होंगे, देख रहे हैं, यस और नो। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या, अगर मैं इसको करूं 1:4 ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा, अगेन सिंप्लीफाई करूंगी 1:4, ये भी क्या रहेगा। सो इन केस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, हमारा जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा बच्चे, वेरिएबल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज नेवर फिक्स्ड। बट इन केस ऑफ लॉन्ग रिटर्न्स टू स्केल, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट और फिक्स्ड वेरिएबल। सो ये वो वाली बात कर रहे हैं, देखो पॉइंट नंबर 3, द लॉ डज नॉट अप्लाई टू द केसेस वेयर फैक्टर मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस टू यील्ड आउटपुट। समझ गए, प्रोपोर्शन इज चेंजिंग हियर। ठीक है बेटा, so when the various factors are required to be used in fixed proportion, an increase in one factor would not lead to increase in the output। तो कह रहे हैं अगर से फिक्स प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, मतलब कि अगर दूसरा भी मैं चेंज ही नहीं कर रही, 1:1 ही 1:1 कर रहे हैं, तो क्या उससे आउटपुट इंक्रीज होगा, नहीं। दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल बी जीरो एंड नॉट डिमिनिशिंग। तो एमपी क्या हो जाएगा, जीरो एंड नॉट डिमिनिशिंग, वो डिमिनिश नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट, we only consider physical inputs and output as not and not economic profitability in monetary terms। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट्स की बात नहीं करते, सिर्फ इनपुट आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये इसी को समझाया गया है, ये जो ऊपर का एक्सप्लेनेशन है ये इधर डायग्राम के लिए है। ठीक है, तो आएंगे देखेंगे। बच्चा दिस इज माई टीपी, इट इज फर्स्टली इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, increases at diminishing rate, becomes maximum constant, then false। okay, then your MP and AP starts at the same point।
First of all, MP is greater than AP, becomes equal to AP, and then starts falling, becomes zero, and then negative. Clear, guys? And last, AP again starts at the same point, is less than AP, so it is rising, is equal to your MP. Yes, is maximum constant, then starts falling. Clear है जी? ऐसी बार एक्सप्लेन किया है तो first stage where MP is increase where MP rises, PP increases at increasing rate and AP is less than MP. या AP is also rising. ठीक है. सो उस केस में क्या है, कौन सा लॉ ऑपरेट हो रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. दैट मीन्स विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एवरी मार्जिनल प्रोडक्ट, every marginal unit, your production is increasing at increasing rate. Second stage is what, where your TP increases at diminishing rate or MP falls positively and then becomes zero and TP is maximum and constant. ठीक है. And AP starts falling but positively. Do you see? Yes. So this is, ये जो है ना, where MP is maximum here, wait. The point where MP is maximum, please write down. लिख लो. The point where MP is maximum, उसका नाम होता है point of inflection. क्या नाम है? Point of inflection. या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक ही बात. ठीक है. इन्फ्लेक्शन पॉइंट. क्लियर. सो जहां पे भी एमपी मैक्सिमम है, इसके ऊपर बहुत बार ये एमसीक्यू बनता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है. और जहां पे टीपी मैक्सिमम होता है, द पॉइंट पे टीपी इज मैक्सिमम इज अ पॉइंट ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन और सैटिटी. पॉइंट ऑफ सैटिटी लिख लो. दैट मीन्स इससे ज्यादा मैं अपनी, आई डोंट डिजायर टू शिफ्ट माई प्रोडक्शन, ईदर रिड्यूस और इंक्रीज, बिकॉज इफ आई रिड्यूस then I will be losing on the increased production. Yes or no? But if I increase, then that will be a negative return. मैं negative क्यों लूं? So I will stop here. ठीक है. So most preferred stage for every या any producer is stage number 2. And he will continue until point H in our diagram, where TP is maximum constant, MP is 0. Okay, guys? And then third stage is your negative returns, जहां पे MP is negative, AP is still falling, but it falls positively, and TP also falls. Clear, guys? ये लिखा भी हुआ है पॉइंट, आप देख लेना. इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है जी. हाँ जी बच्चे. हाँ जी, हाँ जी, पूरी 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 पूरी. ये तो ऐसे बस बोला हुआ है कि यहाँ पे एपी एमपी मेरा मैक्सिमम है और टीपी जो है इट इज अगेन स्टिल इंक्रीजिंग, बट उसके बाद क्या होता है, देखो थोड़ा हमसा आ गया. ठीक है. आफ्टर मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एमपी तो क्या होने वाला है, डेफिनेटली एमपी फॉल होगा, तो टीपी भी तो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ना बच्चे. सो दैट्स फाइन. ओके. तो उसी के बारे में ये सारी चीजें लिखी हुई है. Just second, I want to just refer my previous notes also. अगर मुझे कुछ अंडरलाइन कराने के लिए देखना है. हम्म. ठीक है जी. सो अंडरलाइन. ये वाला लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ठीक है बच्चे. सो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का कारण क्या है वो पढ़ने लगे हम, इंपॉर्टेंट है. सो बच्चे कह रहे इट हैपेंस बिकॉज इन द बिगनिंग क्या होता है, जो फिक्स फैक्टर है वो भी 100% जो है वो
यूटिलाइज नहीं होता या फिर अनयूटिलाइज रहता है उसका कुछ प्रोपोर्शन। तो अगर मैं वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर्स के साथ इंक्रीज कर रही हूँ तो उसकी एफिशिएंसी पहले इंप्रूव ही होगी, इंक्रीज ही होगी। ठीक है जी। So first say in the beginning some amount of fixed factor remains unutilized and therefore when the variable is increased तो fuller utilization of fixed factor results in increasing returns। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आगे बिकॉज हमारे पास दूसरी बात क्या है कि इंडिविजिबल है फैक्टर, फिक्स फैक्टर को मैं तोड़ नहीं सकती, पूरा यूज करूंगी। ठीक है। सो एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड विद वर्क बिकॉज ऑफ इंडिविजिबल फिक्स फैक्टर आउटपुट ग्रेटली इंक्रीजेस। ठीक है। थोड़ा सा भी अगर मैं लेबर को इंक्रीज, देखो मेरी प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट तक की है, अभी मैं 50,000 यूनिट्स ही बना पा रही हूँ क्योंकि मैं लेबर कम है, लेकिन अगर मैं लेबर और एम्प्लॉय करूंगी कैपिटल उतनी है तो मैं क्या अपनी प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकती हूँ? यस। वर्किंग आवर्स अगर 2 शिफ्ट लगा लूंगी तो क्या होगा, मेरी मशीन की एफिशिएंसी स्टार्टिंग में इंक्रीज ही होगी। क्लियर। तो वो वाली बात बोल रही है। सेकंड रीजन इज दैट वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन द इनिशियल स्टेज एज वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर आल्सो इंक्रीजेस। स्टार्टिंग में मैं काम सिखाऊंगी तो धीरे 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 वो एफिशिएंट ही होंगे। दिस इज बिकॉज अब जहां पे भी हम बात करते हैं डिविजन ऑफ लेबर की, मैं क्या करूंगी, लोगों को ना बांट दूंगी, यार तू ये काम कर, तू ये काम कर, मैं ये काम करती हूँ। सो क्या होगा, डिविजन ऑफ लेबर विल ऑलवेज रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन। पहले तो तुम्हारे को काम सिखाऊंगी, बोलूंगी तुमने ये मशीन पे करना है सिमरन, आप ये करोगे, मैं ये करूंगी। फिर मैं कहूंगी आप सबने ये जो काम आपको डिवाइडेड है, आप हर रोज जब करोगे तो एवरी टाइम द एफिशिएंसी इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। एक पॉइंट तक तो जब तक सीख रहे हो तो वो वाली बात करिए। एज लॉन्ग एज बिकॉज ऑफ डिविजन पीपल आर स्टिल लर्निंग, what will happen, specialization will be there, specialization is there, obviously increase in returns will be there। clear। नेक्स्ट स्टेज टू। स्टेज टू में व्हाट इज द रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो कह रहे बिकॉज यहाँ पे क्या है, फिक्स फैक्टर को मैंने 100% यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। सो फिक्स फैक्टर नेक्स्ट टाइम बिकम्स इनएडिक्वेट रिलेटिव टू द वेरिएबल फैक्टर। अब फैक्टर वेरिएबल फैक्टर मेरे पास ज्यादा है लेकिन फिक्स फैक्टर को मैंने 100% यूटिलाइज कर लिया, तो क्या होगा, अब मेरी प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, एवरी लेबर विल नाउ नॉट बी इंप्रूविंग द प्रोडक्शन, वो बल्कि रिड्यूस ही होगी। हर एक लेबर से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कंपैरेटिवली लेस होगी क्योंकि हर कोई मशीन एक ही है ना, उससे ज्यादा बेचारे कितना कर लेंगे कंट्रीब्यूट। सो प्रोडक्शन इज गोइंग टू डिमिनिश। ओके। एमपी। ठीक है। यहाँ पे एक और अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट पैराग्राफ जो भी आपके बुक में है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर होते कहते हैड द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर बीन अवेलेबल, अगर फिक्स फैक्टर मुझे मिल जाता, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाता। देखो लेबर और कैपिटल जो है वो क्या है, दे आर व्हाट, सब्स्टिट्यूट्स, बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मशीन का काम मशीन नहीं करेगी, लेबर का काम लेबर ही करेगा। हाँ, ये है जहां लेबर को 100% नहीं काम कर सकती, लेबर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, यस और नो, बट 100% सेम काम तो नहीं कर पाएगा। सो व्हाट विल हैपन बच्चे, सिंस वी डू नॉट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑब्वियसली कैन नॉट बी इंक्रीज टू दैट लेवल। ओके। देन कह रहे हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज वुड हैव बीन मेड बाय इंक्रीजिंग इट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो उससे मेरा क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न को मैं मतलब और अवॉइड कर सकती थी, डिले कर सकती थी। ठीक है। बट क्योंकि हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, सो मैं क्या करूंगी, टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा बट एमपी जो है वो इंक्रीज एट इंक्रीज क्या होगा, फॉल करेगा बच्चे, पॉजिटिव। ठीक है। फिर एक ऐसा होगा कि एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से मुझे 0% फायदा हो रहा है, जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट है, तो टीपी को इससे ज्यादा मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगी एंड देयरफॉर मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी कि मैं अपनी क्या करूं, लॉन्ग रन में जाऊं, न्यू एडिशन प्लांट कैपिटल की करूं, अदरवाइज वहीं रुक जाओ। यस। वेरी गुड। लास्ट इज नेगेटिव रिटर्न्स। सो नेगेटिव रिटर्न्स बच्चे, इट इज द स्टेज 1 and 3 अंडरलाइन करेंगे, एक बार ऊपर भी बताती हूँ स्टेज ऑफ ऑपरेशन तो कहाँ होती है। सो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, ठीक है, एंड इवन इफ द फैक्टर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेट मी जस्ट टेल यू माय, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कारण क्या है। सो बस वही है बच्चे, क्योंकि अब मेरा 100% सब कुछ यूज कर लिया, अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होगी यहाँ पे, लेबर की भी और मशीनरी की भी। ठीक है। और एक्स्ट्रा लेबर विल ओनली एड टू माई कॉस्ट एंड नॉट एनी बेनिफिट और रिटर्न, सो आई विल स्टॉप हियर, आई विल कंप्लीटली अवॉइड दिस सिचुएशन।
अब क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्या बन जाता है, इधर से बन सकता है कि स्टेज 1 एंड स्टेज 3 आर कॉल्ड स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी और इकोनॉमिक नॉनसेंस। क्यों? क्यों बच्चे? थर्ड में तो हर कोई अवॉइड करेगा, और वन में भी ना अभी क्या है, 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, और हम क्या है, रैशनल हो गए। ठीक है, तो नो प्रोड्यूसर वुड ईदर वांट टू स्टे इन स्टेज 1 एंड विल ऑलवेज अवॉइड स्टेज 3, but always want to operate in stage 2. Why? Because it is going to maximize my total product and 100% सबकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रही है। ठीक है जी। सो रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन स्टेज 2 where both MP and AP are diminishing. Yes, है ना बच्चे? एंड प्रोड्यूसर विल डिसाइड डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सारी चीजें ऑब्वियसली ध्यान देंगे, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टेज 1 एंड 3 क्या है, और इकोनॉमिक एब्सर्डिटी और इकोनॉमिक नॉनसेंस एरिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये कब ऑपरेट होता है बच्चे? लॉन्ग रन में। कब होता है? लॉन्ग रन में। सो बच्चे यहाँ पे देर इज नो डिस्टिंक्शन, नो डिस्टिंक्शन और डिफरेंस बिटवीन fixed and variable factors. Everything is what? Variable. Everything is variable only. Okay? तो यहाँ पे क्या ऑपरेट होएगा बच्चे? यहाँ पे द प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, so we have three stages here. First is increasing returns, then is constant returns, and last is your diminishing returns. यहाँ नेगेटिव नहीं होती, यहाँ पे constant returns आ जाती है। ठीक है, सो मोस्ट प्रेफर्ड ऑब्वियसली सेकंड स्टेज ही होती है, जिसको हम कांस्टेंट रिटर्न्स कहेंगे यहाँ पे। ओके, तो इन्होंने बुक में ऐसे ही लिखवाया हुआ है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो कांस्टेंट रिटर्न्स मींस दैट अगर मैं 100% इनपुट, 100 कह लो, यूनिट्स के हिसाब से समझाती हूँ, परसेंट समझ आता है कि नहीं, कोई बात नहीं। 100 यूनिट्स इनपुट की बच्चे लगा रही हूं अगर मैं, ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट है ना बच्चे, वो भी 100 ही है। ठीक है, जो भी परसेंटेज या प्रोपोर्शन में मैं इनपुट इंक्रीज कर रही हूं ना, उतने से ही मेरा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। ओके, सो इट इज कॉल्ड लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। इसको क्या बोल देते हैं? लीनियर, सेम लेवल होगा, दैट्स वाई लीनियर, स्ट्रेट लाइन। होमोजीनियस मींस इतना इक्वल ही चेंज आएगा प्रोडक्शन फंक्शन में, मतलब इनपुट एंड आउटपुट आर गोइंग टू चेंज एग्जैक्टली इन द सेम प्रोपोर्शन। ओके, so how do you write it? That is your production is a function of kk and kl. कोई बात नहीं, मतलब इसको सिंपल सी बात है यहाँ पे, k means अगर if all the inputs are increased by certain amount से k, ठीक है, 100% से अगर increase किया, output increases in the same proportion, that means output will also increase in 100%. Okay guys, it has been found that individual firm passes through a long phase of constant returns in its lifetime. ठीक है, तो मैक्सिमम जो एक कंपनी है वो अपने सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज पे रहती है? हमेशा कांस्टेंट रिटर्न्स पे। ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल बच्चों, ऑब्वियसली दैट मींस अगर मैं इनपुट 100% से इंक्रीज कर रही हूँ, मेरा आउटपुट मोर देन 100% से इंक्रीज होगा, चाहे वो 110 हो, 20 हो, 150 हो, 200 हो, कुछ भी हो। ठीक है, सो बच्चा यहाँ पे आउटपुट इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोडक्शन देन द इंक्रीज इन इनपुट। तो एग्जांपल है वुडन बॉक्स 3 feet क्यूब कंटेन्स 9 times ग्रेटर वुड देन अ बॉक्स ऑफ दिस। बट इतना समझने की जरूरत नहीं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सी बात है, इनपुट इज से ज्यादा मेरा आउटपुट क्या होगा? ग्रो होगा या इंक्रीज होगा। क्लियर? डिमिनिशिंग में क्या होगा? इफ यू आर इंक्रीजिंग द इनपुट बाय 100, द आउटपुट इज गोइंग टू बी लेस देन, it is going to be less than your 100, can be 90, can be 95, can be 100, can be anything. Clear? ठीक है जी। So output increases in smaller proportion relative to the increase in all the inputs. Okay, तो ये क्यों होगा diminishing returns? Because लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, और कंट्रोल भी नहीं है। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अगेन इज अ रिटर्न टू स्केल ओनली, ऊपर ही लिखवा दिया था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ना बच्चे एक बात और है, ये देख लिया था ना हमने, कॉप डगलस का ये था ना, Q इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट L का पार A एंड C की पार 1 - A, या जिसको A B भी बोल सकते हैं, की बात है। आगे नहीं बच्चे, अभी पढ़ा था। अब यहाँ पे ये एक छोटी सी बात है, कुछ नहीं है,
एज लॉन्ग एज योर अल्फा एंड बीटा और ए प्लस बी, दैट मीन्स प्रोपोर्शन, इनपुट इनपुट है ना, ए एंड बी की पार देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कभी पेपर में ना सुनेंगे, प्लीज ध्यान देंगे, अगर इस तरीके से लिखा है Q इज इक्वल टू के, L इज इक्वल टू अल्फा एंड C इंटू बीटा, और यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, तब भी एक ही बात है। कुछ भी ले सकते हैं ना पावर, यस और नो। एक्स एंड वाई ले ली तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट अल्फा बीटा ये एन भी लेते पेपर में, क्वेश्चन जो दिखता है। ठीक है, सो अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, देखो अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन 1, आपको जो रिटर्न्स आ रहे हैं बच्चे वो ज्यादा है देन 1, व्हाट इज गोइंग टू बी द केस, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। If they are equal to 1, constant. If it is less than 1, diminishing. Clear बच्चे? Very good. Last point, production optimization. Though it is the last, but it can small भी है बहुत ज्यादा, but it is super important. जो भी मैं लिख मतलब मार्क करवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें पढ़ते हैं, आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट्स। ठीक है, क्या नाम है, एक तो है आइसो क्वांट ये रहा, और नीचे आएगा आइसो क्वांट्स कॉस्ट। ठीक है, सो आइसो क्वांट्स बच्चे इज योर आईसी एनालिसिस में जो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे, बिल्कुल वही। ठीक है, so it is a similar to indifference curve theory in the consumer behavior. So it refers to all those combinations of input and output which yield same level of maximum production at any point. बस वहां पे आईसी की बात करते थे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पे क्योंकि हम क्वांटिटी की बात करें तो आउटपुट है या प्रोडक्ट है। उस मार्क पे, उस पॉइंट में, कन्वेक्स पॉइंट पे सारे पॉइंट्स ऑन एंड आइसो क्वांट आर गोइंग टू गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन रीजन। कॉम्बिनेशन ही है, बस ग्राफिकल। ठीक है, वो भी ग्राफिकल ही था। सो बच्चे यहाँ पे और अंडरलाइन करेंगे, एक तो वही बात है कि इट रिप्रेजेंट्स दोस कॉम्बिनेशन विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, सेकेंड, द प्रोड्यूसर ऑब्वियसली इज इंडिफरेंट, यस और नो गाइस, इंडिफरेंट रहूंगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं है, ए मिले बी मिले सी मिले, क्योंकि सबसे प्रोडक्शन सेम आ रही है, तो मुझे चाहे ए दे दो, चाहे बी दे दो, चाहे सी दे दो, मुझे तो उतना ही फायदा है। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो आइसोक्वाड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, नेक्स्ट ये अंडरलाइन करेंगे, इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, है ना, एक जितनी प्रोडक्शन है इसलिए इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हैं इसको, या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। ठीक है ना, ओके बच्चे। सो ये एग्जाम्पल है, फैक्टर कॉम्बिनेशन है, ए का डब्बा खोला जहां पे एक्स को 1 यूज कर रही हूँ, वाई को 12 यूज कर रही हूँ, तो ये भी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, सारे मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्स, व्हाट विल हैपन टू वाई, वाई इज गोइंग टू फॉल, बट ऑब्वियसली एट व्हाट रेट, कम रेट पे। मैं कम देना चाहती हूँ और ज्यादा लेना चाहती हूँ, सो यहाँ पे भी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारी, वहां पे क्या होता था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, इनपुट से आउटपुट में जा रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिमिनिशिंग, सो दैट्स वाई योर आइसोक्वांट्स आर ऑल्सो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एंड सिंस एक्स को इंक्रीज करने के लिए वाई को डिक्रीज कर रही हूं, यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो सिमरन आप पिछला लेक्चर एक बार देख लेना कंज्यूमर बिहेवियर का, उसमें ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना। सो बच्चा ये देख लो, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम योर, जैसे क्या था आईसी को। क्लियर, सो ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे टेक्निक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फ्रॉम एक्स टू वाई, दैट मीन्स लेबर से आप कैपिटल में ला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसो कॉस्ट, you know iso cost or equal cost lines, so this is more or less like your budget line. ठीक है, this is like your budget line. So बच्चा iso cost is also known as budget line or the budget constraint, जो कि क्या कहता है, अगर हम बजट लाइन बात करते थे, हम कहते थे हमारे पास इनकम 30 रुपए है, 30 रुपए और गिवन द प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई, अब 30 रुपीज को एक्स कितना खरीदूं और वाई कितना खरीदूं, ताकि हम अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ बात करें तो हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट लाइंस है, मुझे पता है कि मेरा इतना बजट है, इससे ज्यादा मैंने कॉस्ट नहीं लगानी है, तो मैं कैसे ए बी सी डी एंड ई में डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाऊं कि मुझे किसको कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी यूनिट्स एल की यूज करनी है,
कितनी यूनिट्स कैपिटल की यूज करनी है ताकि मेरा जो बजट है वो ना हिले। क्लियर? सो यहाँ पे बच्चे वही बात है। इट शोज वेरियस ऑल्टरनेटिव्स टू फैक्टर्स विच द फर्म कैन बाय विद द आउटले, मतलब कितना हमारे पास बजट है उस हिसाब से मैं कितना दोनों को परचेज कर सकती हूँ। तो बात वही सेम बजट लाइंस की। ठीक है। सो यहाँ पे एक बारी एक को जीरो भी ले सकते हो, दूसरे को जीरो ले सकते हो। दीज आर द डिफरेंट बजट लाइंस। ठीक है। सो ऑब्वियसली से सपोज एग्जांपल ले रही हूं मैं, ये मेरी इनिशियल बजट लाइन है पुरानी CND। अब मुझे अगर इस बजट लाइन में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना? बता, अगर हम बजट लाइन के हिसाब से बात करें, यहाँ पे बात करें, मतलब मेरे को अपना जो बजट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक बात है? या फिर दोनों के प्राइसेस इनपुट्स के कम हो गए एंड वाइस वर्सा फॉर दिस वन। या तो मेरा एक्सपेंडिचर जो पैसा मैं लगा सकती थी वो कम हो गया है, ठीक है, इनकम रिड्यूस हो गया है, दोनों के प्राइसेस बढ़ गए हैं कि मेरी जो है खर्चा अब मुझे कम करना पड़ेगा। क्लियर? सो यहाँ पे आइसोकॉट्स रिप्रेजेंट्स वेरियस लेवल ऑफ कॉस्ट और आउटले, कितना कॉस्ट है या फिर कितना आउटले हो सकता है यूजिंग डिफरेंट लीज कॉम्बिनेशंस। तो फर्म कहाँ पे रहना चाहेगी, लीज कॉस्ट कॉम्बिनेशंस चूज करेगी विद मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट डिजायर्ड लेवल, यस और नो। तो यही तो होता था आईसी चेंज इनटू बजट लाइन, यस और नो। तो दिस इज से सपोज योर बजट लाइन एंड दिस इज योर आईसी, ऐसा पढ़ते थे हम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी आइसो क्वांट्स एंड दिस विल बी योर आइसो कॉस्ट। सो योर द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, देख लो। सो वेयर इज द प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट सी। ओके बच्चा, यस और नो? सो दैट्स इट। ट्राई करो क्वेश्चंस, आप मेरे से बच्चे प्रिंट आउट्स ले लो, मैंने क्वेश्चंस के पिछली बार दिए थे। सो ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट शुरू करेंगे।